चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वासु जीएस सेंटर पे। दोस्तों कल के क्लास में हम आपको मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में बताए थे और चूंकि ये जेपीएससी का स्पेशल क्लासेस है तो चाहे वो जेपीएससी के स्टूडेंट हो या जेएसएससी के किसी भी एग्ज़ाम का अगर आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपको झारखंड जीके पढ़ना है दोस्तों, तो ये क्लास आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो बिल्कुल भी क्लास को मिस ना करें। अगर किसी कारणवश क्लास आपका मिस हो जाता है तो ये रिकॉर्डेड रहता है, ये आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ पे आप इसको देख सकते हैं कभी भी किसी भी टाइम। ठीक है, रह गया सवाल कि बहुत सारे दोस्तों को इस क्लास के बारे में पता नहीं है कि सर ये क्लास का आपका शेड्यूल क्या है, टाइमिंग क्या है, या फिर क्या क्या फैसिलिटी इस क्लास के माध्यम से आप सबको दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, मैं बता दूं कि ये 11th जेपीएससी को लेकर क्लास रखा गया है। ठीक है, और वैसे तमाम स्टूडेंट्स, वैसे तमाम हमारे दोस्त जो जेपीएससी के किसी भी एग्ज़ाम का जेपीएससी के एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, है ना, और उनका एक तरह से अगर देखा जाए कि सपना है अगर जेपीएससी, तो ये क्लास उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। और दोस्तों दूसरा फ़ायदा आपको ये है इस क्लास से कि आपको इकोनॉमिकली किसी भी तरह का कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि ये क्लास हम आप सबको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, अपने यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति इसे देख सकता है। और दोस्तों क्लासेस को जो हमने शुरू किया है वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही शुरू किया है ना। पेपर 2 का ये क्लास है और पेपर 2 का एक क्लास ऑलरेडी हो चुका है, ये दूसरा क्लास है। ठीक है, और सिलेबस में आपने देखा होगा, और अगर इसके बारे में आपने स्टडी किया होगा तो आपको अब जानते हैं कि 3 एग्ज़ाम इसमें होते हैं। पहला जो पीटी है ना, जिसको आप प्रीलिम्स भी कहते हैं, उसके बाद आपको मेंस के लिए जाना होगा जहाँ 6 अलग अलग पेपर का एग्ज़ाम आपको लिखना पड़ेगा। और उसके बाद फिर लास्ट जो स्टेज बचता है दोस्तों, जिसको इंटरव्यू कहा जाता है, और इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा तब जब आप इन दोनों फेज को क्रॉस करेंगे, इन दोनों फेज को क्वालिफाई करेंगे तब। अब क्वालिफाई करने के लिए इतना इजी तो है ही नहीं, इतना आसान तो है ही नहीं कि आप जेपीएससी को इतने आसानी से क्वालिफाई कर जाइए, चाहे वो किसी भी स्टेट का पीसीएस हो। इतना इजी नहीं होता है दोस्तों, समझ रहे ना, क्वालिफाई कर पाना। इसलिए आपको लगन के साथ लगना होगा और टू द पॉइंट्स आपको नोट तैयार करने होंगे और अपडेटेड रहना होगा दोस्तों क्लास को लेकर, क्योंकि कहाँ से क्वेश्चन, किस तरह का क्वेश्चन, किस लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए ना, रहेगा तो क्वेश्चन सिलेबस से ही, लेकिन दोस्तों आप इमेजिन नहीं कर सकते ऐसा ऐसा क्वेश्चन कभी कभी जेपीएससी में पूछ देता है। ठीक है, तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि टॉपिक वाइज डिटेल में आपको हम सारी चीज़ें बता दें ताकि किसी भी तरह का कोई भी डाउट आपके अंदर ना रह जाए। हालांकि इससे पहले जो क्लास लिए हैं दोस्तों, अगर उस क्लास को आपने बढ़िया ढंग से देखा होगा, आप अगर समझे होंगे, तो इतना तो बस मान लीजिए कि एक क्वेश्चन आपका सिक्योर हो गया दोस्तों 3 नंबर का, है ना। और आगे जो आज के क्लास में हम नागवंशी शासन व्यवस्था जो बताने जा रहे हैं, तो इस नागवंशी शासन व्यवस्था से भी टोटल एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, और भी बहुत तरह के जनजातीय शासन व्यवस्था आपको पढ़ने हैं, लेकिन ये दूसरा है। इसके बाद भी जो जो सिलेबस में दिया गया है हम आपको क्लास देते रहेंगे। तो आपका कर्तव्य यही है दोस्तों कि आप ऑन टाइम क्लास को ज्वाइन करें, क्लास को करें और अपने अकॉर्डिंग नोट्स ज़रूर बनाएं। ठीक है, तीसरा एडवांटेज इस क्लास का दोस्तों ये है कि आपको सारे स्टडी मटेरियल जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हम देंगे। हालांकि ध्यान रखिएगा, ये जितने भी स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे ये नोटिफिकेशन आने से पहले तक ही यह सुविधा है दोस्तों। ये ऑफ़र चूँकि यह दीपावली ऑफ़र है आप लोग के लिए, तो ये ऑफ़र आपको नोटिफिकेशन, जेपीएससी का नोटिफिकेशन आने के पहले तक है। उसके बाद दोस्तों अगर आप मुझे नोट्स मांगेंगे तो चूँकि बहुत मेहनत से नोट्स तैयार करना पड़ता है, उसके पीछे बहुत लगना पड़ता है ना, टाइपिंग वगैरह का खर्च आता है, तो दोस्तों हम वहाँ पे आपसे चार्ज कर देंगे। ठीक है, इसलिए बेहतर होगा कि क्लास को आप पहले ज्वाइन कर लीजिए, है ना। और दूसरी बात कि चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इतना हम आपके लिए कर रहे हैं, आपको इतने बड़े पैमाने पे जहाँ पे जिस क्लास के लिए आप पता नहीं कितने हज़ारों रुपये खर्च करते होंगे, उस क्लास को हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने का डिसीजन लिया है। तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप हमें मोटिवेट करें,
आप अपना कर्तव्य को निभाएं, बाकी आप मेरे पे छोड़ दीजिए दोस्तों। कैसे आपका पीटी का तैयारी होगा, कैसे आपका मेंस का तैयारी होगा, इन तमाम चीज़ों के बारे में सोचने के लिए हम हैं। ठीक है, बस आपको कंसिस्टेंसी दिखाना है, कंटिन्यू रहना है, क्लासेस को कंटिन्यू अटेंड करना है, हर एक वीडियो को बढ़िया से वॉच करना है और हर एक पॉइंट्स टू द पॉइंट्स आपको नोट तैयार करते जाना है। बाकी नोट्स हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये था कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दोस्तों। अब इसके अलावा कल के क्लास में मैंने आपको बताया था मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में, यही न था। और मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में जब मैंने बताया था तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को मैंने क्लियर किया था और ये भी बताया था अगर किसी तरह को कोई डाउट रह जाता है दोस्तों तो आप मुझे पूछ सकते हैं, है ना। हालांकि अभी तक किसी दोस्त का मैसेज नहीं आया है, आज दूसरा दिन का क्लास है। हालांकि फर्दर भी किसी तरह का कोई डाउट रहेगा दोस्तों तो आप हमें पूछ लेंगे। क्लियर है। चलिए, तो बिना किसी देर का अब हम लोग क्लासेस को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, क्लासेस को जो आप समझेंगे ना, वो कहानी की तरह समझने की कोशिश कीजिए। हालांकि कहानी के तरह ही हम आपको बताएंगे और अगर एक बार कहानी आपको याद हो जाए ना तो उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बच जाते हैं जहां से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो कहानी अगर आपको याद रहेगा ना तो पॉइंट्स खुद ब खुद याद हो जाएगा। क्लियर। और वो कहानी फिर आपको मेंस में जरूर फायदा देगा, समझ रहे ना। तो चीज़ों को कहानी के जरिए समझने की कोशिश कीजिए और एक सिस्टमेटिक ढंग से समझने की कोशिश कीजिए, है ना। और अगर टाइम पास कर रहे हैं तो टाइम पास करने से कुछ नहीं होगा, फिर कोई मतलब नहीं है दोस्तों इतने बड़े लेवल का एग्ज़ाम का तैयारी करके। क्योंकि अगर आपको ये लगता है कि चलो नोटिफिकेशन आने के बाद हम पढ़ाई कर लेंगे या फिर जब लास्ट में एग्ज़ाम डेट जारी कर दिया जाएगा उसके बाद हम पढ़ाई शुरू कर लेंगे या अपना पढ़ाई ख़त्म कर लेंगे, तो शायद आप बहुत बड़ा भूल कर रहे हैं। क्योंकि अभी आपके पास समय है, उस समय प्रेशर रहेगा, समझ ना। समय तो रहेगा लेकिन शॉर्ट टाइम रहेगा और शॉर्ट टाइम के साथ साथ आपके माइंड पे प्रेशर भी रहेगा। तो प्रेशर को मत हावी होने दीजिए अपने माथा के ऊपर। क्लियर। चलिए अब शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। देखिए, क्लास है नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में। हालांकि झारखंड में बहुत तरह के ट्राइब्स आए, बहुत तरह के जनजाति आए और सभी का अलग अलग शासन व्यवस्था है ना। तो दोस्तों उसी में से एक नागवंशी शासन व्यवस्था है और इसका जो शासन व्यवस्था था जो आपने कल पढ़ा है, मुंडा शासन व्यवस्था में जो पढ़ा है, डिट्टो उसी की तरह इसका भी शासन व्यवस्था था दोस्तों, है ना। हालांकि बाद में देखा जाए तो कुछ इस शासन व्यवस्था के अंत में बहुत कुछ प्रभाव आपको मुगलों का देखने को मिलेगा और बाकी बचा खुचा दोस्तों अंग्रेज आए और तहस नहस से कर दिए, है ना। जब अंग्रेज आए तो कम्प्लीटली आपको देखने को मिलेगा कि शायद 1793 ईस्वी आते आते ये नागवंशी शासन व्यवस्था दोस्तों कम्प्लीटली मतलब ख़त्म हो गया, है ना। हालांकि इसका प्रभाव बचा, थोड़ा बहुत बचा जो आज़ादी के बाद तक भी चला, लेकिन दोस्तों अगर वहाँ पे देखा जाए ना तो इस व्यवस्था को कम्प्लीटली बदल दिया गया। और इस व्यवस्था को बदलने में सबसे महत्वपूर्ण हाथ किसका है, तो मुगलों का रहा और अंग्रेजों का आगमन रहा। ठीक है, तो चलिए तमाम चीज़ों के बारे में हम आपको बता देते हैं। देखिए, पहला कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह व्यवस्था मुंडा शासन व्यवस्था से मिलता जुलता है, बिल्कुल। क्योंकि मुंडा शासन व्यवस्था में आपने देखा था, है ना, कि बहुत कुछ वहाँ पे किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगता था, है ना। शासन करने का तौर तरीका भी वही था। यहाँ भी आप देखेंगे कि शासन करने का तौर तरीका भी वही है। यहाँ पे भी नागवंशी शासन व्यवस्था में किसी तरह का कोई टैक्स का झंझट नहीं था, लेकिन मजबूरन टैक्स को लागू किया गया। तो किनके द्वारा भाई? लागू तो किया गया राजाओं के द्वारा, लेकिन राजाओं को मजबूर किया गया था मुगल और अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं कि ये जो नागवंशी शासन व्यवस्था है दोस्तों, इस नागवंशी शासन व्यवस्था के जो सबसे पहले शासक हुए थे उनका नाम था मणि मुकुट राय। अब मणि मुकुट राय से 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं कि मणि मुकुट राय को और किस अन्य नाम से जाना जाता है ना। क्योंकि मणि मुकुट राय जो हैं उनको अन्य नाम से भी जाना जाता है, हालांकि इनका दूसरा नाम महापुरुष है ना। तो अगर पूछा जाएगा कि नागवंशी शासन व्यवस्था में महापुरुष के नाम से किस व्यक्ति या किस राजा को जाना जाता था, तो आपका जवाब होना चाहिए कि नागवंशी शासन व्यवस्था के
पहले जो शासक हुए थे जिनका नाम था फनी मुकुट राय। फनी मुकुट राय ये इनका नाम था। हालांकि इनके संबंध में एक और बात आपको याद रखना है कि मदरा मुंडा आपने इससे पहले वाले क्लास में पढ़ा था, जहाँ पे हम मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में आपको बता रहे थे ना। तो मुंडा शासन व्यवस्था में आपको हम बताए थे कि मदरा मुंडा नाम के एक व्यक्ति थे जो मुंडाओं के एक तरह से देखा जाए तो मसीहा थे, समझ रहे ना। उन्होंने एक राजा को भी नियुक्त किया था, हालांकि वहाँ पे मैंने आपको बताया था। तो मदरा मुंडा के संबंध में अगर उनकी पर्सनल जीवनी के बारे में देखा जाए ना, तो उनका दोस्तों एक भी पुत्र नहीं था, मतलब बच्चे उनके नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया था कि एक बच्चा को अडॉप्ट किया था, समझ रहे ना। अब बच्चा को जो अडॉप्ट किया था वही बच्चा फनी मुकुट राय कहलाया, ठीक है। ये जो आप नाम देख रहे हैं कि फनी मुकुट राय, ये मदरा मुंडा के द्वारा अडॉप्ट किया गया एक बच्चा था, और इसलिए फनी मुकुट राय को मदरा मुंडा का वंशज या उत्तराधिकारी भी कहा जाता है। क्लियर। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि फनी मुकुट राय किसके उत्तराधिकारी थे, चलिए जवाब आप लोग लिखिए कमेंट में। फनी मुकुट राय जो थे वो किसके अधिकारी थे, जवाब आप कमेंट में दे दीजिए। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 2-3 क्वेश्चन इससे आप याद रखेंगे। अब देखा जाए दोस्तों तो झारखंड में जितने भी जनजातीय शासन व्यवस्था आए, चाहे वो मुंडा हो, मानकी हो, या आने वाले जो जितने भी आप शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा कि सबसे लंबा समय तक अगर किसी का शासन व्यवस्था चला था तो वो था ये, समझ रहे ना, नागवंशी शासन व्यवस्था। नागवंशी शासन व्यवस्था दोस्तों अगर देखा जाए तो अप्रॉक्स 2000 सालों तक चला, और 2000 साल छोटा मोटा नहीं होता है दोस्तों। लगभग 16 साल तो ये निस्वार्थ भाव से अपने मर्जी से ये ज़िंदगी जिए। उसके बाद नज़र लग गई इसके ऊपर मुग़लों का, है ना। हालांकि भारत में बहुत सारे ऐसे काल आए, जैसे आपने देखा होगा कि दिल्ली सल्तनत आया, लेकिन दिल्ली सल्तनत के आने से इन्हें कोई जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा। दिल्ली सल्तनत के बाद जब मुग़ल का प्रवेश हुआ ना हमारे भारत में, तो चूंकि वो विस्तार नीति को अपना करके पूरे भारत पे कब्जा करना चाह रहे थे, तो उनका नज़र हमारे छोटा नागपुर के क्षेत्र में भी पहुंचा, और फाइनली छोटा नागपुर के क्षेत्र में जो नागवंशी शासन व्यवस्था चल रहा था उसको तहस नहस करने के लिए यहाँ पे भी वो पहुंच गए। बचा खुचा अंग्रेजों ने आकर के बर्बाद कर दिया। क्लियर। तो इसका अगर शासन काल देखा जाए ना, तो माना जाता है कि 64 ईस्वी, ईसा पूर्व नहीं, मतलब पहले शताब्दी, जो फर्स्ट सेंचुरी था ना, तो पहले शताब्दी के 64 ईस्वी से आज़ादी के बाद तक इनका शासन चला है ना। हालांकि अभी आप जब क्लास को लास्ट करेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि 1793 ईस्वी के बाद ये जो नागवंशी शासन व्यवस्था है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है ना। अब दोस्तों इसका विस्तार भी आपको याद रखना है ना, कि नागवंशी शासन व्यवस्था का विस्तार अगर देखा जाए तो टोटल 66 परगना में था, है ना। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका विस्तार जो था वो 66 परगना तक फैला हुआ था। अगर इसका क्षेत्रफल देखा जाए ना तो 10,000 वर्ग मील भूभाग पे सिर्फ नागवंशी शासन व्यवस्था फैला हुआ था। 10,000 वर्ग मील के भूभाग पर, समझ रहे ना, क्या फैला हुआ था, तो नागवंशी शासन व्यवस्था फैला हुआ था। हालांकि मुंडा शासन व्यवस्था और नागवंशी शासन व्यवस्था में 2 चीज़ कॉमन है ना, कि यहाँ का ये जो विशेषता था ना इसका, है ना, इसका विशेषता ये है कि मुंडा शासन व्यवस्था में भी आपको किसी तरह का कर देते हुए जनता नहीं दिखे थे। राजा किसी तरह का कर जनता के ऊपर लागू नहीं किया था, हालांकि राजा तो वहाँ भी आए थे। और इसमें भी आपको वही विशेषता देखने को मिलेगा कि नागवंशी शासन व्यवस्था में एक भी किसी भी तरह का टैक्स जनता को नहीं देना पड़ता था अपने राजा के व्यवस्था को चलाने के लिए। ठीक है। दूसरा विशेषता दोस्तों दोनों में कॉमन ये है कि मुंडा शासन व्यवस्था को अगर देखा जाए तो वहाँ भी त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था था और यहाँ भी त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है। क्लियर। अब वहाँ और यहाँ के त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था में क्या अंतर है,
वहाँ पे आपने देखा था कि पहले एक गांव का निर्माण हुआ, समझ ना, और गांव के बाद एक पट्टी का निर्माण हुआ जिसका हेड शायद मानकी हुआ करते थे, और फिर ढेर सारे पट्टी मिले तो दोस्तों पढ़ा पंचायत का निर्माण हुआ, है ना, जिसके प्रमुख जो होते थे वो पढ़ा राजा हुआ करते थे। इसमें थोड़ा सा बदलाव आया, हालांकि त्रिस्तरीय तो ये भी था, लेकिन दोस्तों इसमें गांव जो था वो यहाँ भी मिलेगा आपको, है ना। लेकिन दोस्तों जो पट्टी, ढेर सारे गांव मिलाकर के जो पट्टी था ना, इस पट्टी को यहाँ पे हटा दिया गया था। गांव से सीधा पढ़ा को रखा गया और पढ़ा के ऊपर एक राजा नियुक्त किया गया, है ना। तो यहाँ पे देखा जाए तो सबसे पहले एक गांव था, है ना, और मानकी के जगह पे किसको रखा गया, पढ़ा को रखा गया, पंचायत को रखा गया, और इसके ऊपर एक राजा को रखा गया। तो एक तरफ गांव, पढ़ा, पंचायत और राजा, तो ये भी त्रिस्तरीय हो गया। तो ये दो तीन इसका जो है मुख्य विशेषताएं हैं, इसको आप याद रखिएगा। क्लियर? किसी तरह का कोई डाउट है तो बताइए फटाफट। आप में से किसी को इस पे अगर किसी तरह का कोई डाउट है तो आप बताइए, है ना, कमेंट कीजिए। चले आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक क्लास को आपने एंजॉय किया होगा, बेहतरीन ढंग से समझा होगा, है ना। देखिए दोस्तों, लगता होगा कि पता नहीं कितना बोरिंग क्लास है। चीज़ों को समझने के लिए ना उसको लेकर सीरियस होना पड़ेगा। जैसे आप मूवी देखते हैं ना, तो मूवी देखते हैं तो देखिएगा, मूवी देखने के क्रम में आपका ध्यान में कुछ नहीं आता है। क्यों पता है? क्योंकि आपके दिमाग में ये चल रहा होता है कि हीरो इस गुंडा को मारा, अब क्या करेगा, है ना, या फिर अगला सीन क्या होने वाला है, क्या कुछ यूनिक होने वाला है, कुछ नया देखने को मिलने वाला है। ये इंटेंशन जिस दिन आपके अंदर पढ़ाई को लेकर जाग गया ना, उस दिन समझिए कि आपको पढ़ाई बोरिंग ना लगेगा, बल्कि पढ़ाई से आपको प्यार हो जाएगा। जैसे मूवी देखने से हो जाता है ना, कॉमेडी वगैरह देखने से हो जाता है। कॉमेडी भी आप देखते हैं ना, तो जो कॉमेडी चल रहा होता है उसके बाद इंतजार कर रहे होते हैं कि पता नहीं इसके बाद और भी कुछ फनी आने वाला है। तो दिमाग का कंसंट्रेशन आपका टोटल उस पर है। तो किसी भी काम को कीजिए ना, तो मेरे अकॉर्डिंग कंसंट्रेशन वहाँ होनी चाहिए। हालांकि 1 घंटे के लिए ही पढ़ाई कीजिए, 2 घंटे के लिए ही पढ़ाई कीजिए, हालांकि इतना कम में आपका जीपीएससी होने वाला है ही नहीं, है ना। कम से कम 4-5 घंटा आप दीजिए और बेहतरीन ढंग से दीजिए, तभी आप जीपीएससी को एक्सपेक्ट कर सकते, एक सीट आप डिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, चले बाकी आप खुद समझदार हैं। अब आगे चलते हैं दोस्तों कि यहाँ तक तो लगभग सब चीज़ सामान्य देखने को मिला मुंडा शासन व्यवस्था और नागवंशी शासन व्यवस्था में, है ना। लेकिन दोस्तों आपको बताया ना मैंने कि इनका जो शासन व्यवस्था है वो लगभग 1600 साल चलने के बाद इस पे नज़र लग गई मुगलों की, है ना। और नज़र इस तरह से लगी कि इस शासन व्यवस्था में प्रथम प्रभावकारी हस्तक्षेप, मतलब इसमें जो बदलाव आया ना, वो कब आया था? तो 1585 ईस्वी में, मतलब 16वें सेंचुरी में, 16वें शताब्दी में मुगलों के राजा, उस समय शासन चल रहा था अकबर का, और अकबर के एक बहुत ही करीबी व्यक्ति थे शहबाज खान, है ना। तो अकबर ने शहबाज खान को भेजकर 1885 ईस्वी में नागवंशी शासन व्यवस्था के राजा थे मधुकर शाह। कौन थे? मधुकर शाह। इन पे आक्रमण करवाया, और आक्रमण कराया तो भाई मुगल बहुत मजबूत थे, है ना। तो मधुकर शाह का यहाँ पे पराजय हो गया, मतलब वो युद्ध को हार गए। और युद्ध को जब हार गए, है ना, तो दोस्तों अब वो अगर आक्रमण किया था तो कुछ ना कुछ इंटेंशन के साथ किया होगा, या तो कब्जा करने के पर्पज से, या फिर वहाँ कुछ लूटने वगैरह के पर्पज से, या उससे कुछ वसूलने के पर्पज से। यहाँ पे जो हमला हुआ था वो वसूलने के पर्पज से, और अपना विस्तार नीति को अपनाते हुए वहाँ तक अपना विस्तार फैलाना चाहता था। इसलिए बाद में आपको देखने को मिला होगा कि आक्रमण में जब मधुकर शाह पराजित हो गए, तो पराजित होने के बाद नजराना एक उर्दू शब्द है दोस्तों, ठीक है। इसका हिंदी होता है अनियमित कर। अनियमित कर का मतलब होता है कि जो वैसा कर जो आपको एक कोई सर्टेन टाइम में नहीं देना है, कि हर महीने आपको ये कर देना है, हर 3 महीने में या 6 महीने में या 1 साल में आपको ये कर देना ही है ना। ये अनियमित कर या फिर नजराना वैसा कर को कहा जाता था ना, कि जैसे मान लीजिए कि मुगलों का खजाना खाली पड़ गया, अब उनको ज़रूरत है, तो वो आते थे और यहाँ से नजराना वसूल करके चले जाते थे। मतलब ज़रूरत के अनुसार इस कर को वसूला जाता था। तो नजराना जो एक तरह का अनियमित कर था, उसका देना यहाँ पे प्रारंभ हुआ। क्यों?
क्योंकि मधुकर शाह हार गए थे और इसी टर्म एंड कंडीशन को रख करके इन्हें क्या किया गया था, छोड़ा गया था। क्लियर। बाद में यही नजराना जो एक तरह का अनियमित कर था वो बाद में यह मालगुजारी के रूप में बदल गया। अब मालगुजारी का मतलब क्या होता है, जो पहले ये अनियमित था तो चूंकि दोस्तों उसको लगने लगा, मतलब लालच आ गया कि चलो भाई जब जब यहाँ से जाते हैं कुछ ना कुछ हमें पैसे, कुछ ना कुछ धन हमें मिल जाता है, तो क्यों ना हम इस पे एक नियमित कर लागू कर दें। तो वही नजराना आगे जा करके मालगुजारी में बदल गया। क्लियर। अब जब मालगुजारी में बदल गया तो इसके बाद और भी परेशानी होने लगा। यहाँ पे विशेषता ये था कि राजा किसी तरह का कोई टैक्स प्रजा से नहीं वसूलता था। अब बताइए, राजा के ऊपर पहले तो नजराना लगा, अब नजराना के बाद मालगुजारी लग गया। अब मालगुजारी का मतलब है कि एक टाइम फिक्स कर दिया गया कि बाबू हर 2 महीने, हर 4 महीने, हर 6 महीने में आपको इतना रुपया हमको देना होगा। ठीक है, तो ये हो गया। लेकिन ध्यान रखेंगे कि अभी तक यहाँ के राजा जो नागवंशी शासन व्यवस्था जिसके बारे में आप पढ़ रहे हैं, इसका अभी तक राजा जो था वो किसी तरह का प्रजा के ऊपर कोई टैक्स नहीं थोपा था। लेकिन आगे जाकर के मजबूरी होती है, क्या होती है वो आगे देखिए। अगर किसी राजा के द्वारा, खास तौर पे नागवंशी राजा के द्वारा अगर मालगुजारी नहीं दिया जाता था तो दोस्तों राजाओं को दंडित किया जाने लगा, है ना। इसका एक जीता जाता उदाहरण है, आपको एक उदाहरण के जरिए समझना होगा और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, है ना। इसलिए ये पॉइंट आपका जो है ना वो VVI भी है दोस्तों। ठीक है, ये पॉइंट इसको आप ध्यान से समझिए। देखिए, राजा को दंडित किया जाने लगा, इसका एक उदाहरण था कि क्यों मैं बता रहा हूँ या फिर क्यों इतिहासों में लिखा हुआ है कि दंडित किया जाने लगा। एक बार हुआ क्या था कि महाराज दुर्जन शाह जो थे वो इसी मधुकर शाह के बेटा थे, है ना। मधुकर शाह का बेटा दुर्जन शाह अगला शासक थे इस नागवंशी शासन व्यवस्था के। तो महाराज दुर्जन शाह को 1616 ईस्वी में, अब देखिए 1616 ईस्वी में अकबर तो थे नहीं, तब तक मुगल में कौन आ चुके थे, तो जहांगीर आ चुका था, है ना। तो जहांगीर द्वारा ग्वालियर के किला में 12 वर्ष तक कैद कर लिया गया। क्यों पता है, क्योंकि ये जो महाराज दुर्सन शाह जो थे ना वो कर नहीं दे पाए थे, मतलब एक तरह से कहा जाए मालगुजारी नहीं दे पाए थे, जो एक तरह का नियमित कर था, है ना। और ये विरोध कर रहे थे, इस तरह के टैक्स का ये विरोध कर रहे थे। इसलिए जहांगीर ने क्या किया, अपनी सेना के साथ आया और इसे पकड़ करके ग्वालियर के किला में 12 वर्षों तक इसे कैद कर दिया, है ना। हालांकि अच्छी बात ये थी, है ना, कि जिनका नसीब अच्छा हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कहा जाता है कि ये जो दुर्जन शाह जो थे ना, दुर्जन शाह के अंदर एक टैलेंट था कि ये हीरा को पहचानने में, समझ रहे ना, मतलब हीरा को पहचानने में ये माहिर थे। मतलब देख करके ही बता सकते थे कि ये हीरा ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, जो समझ रहे ना। ये इनके अंदर की एक मतलब अंदर की विशेषता थी, है ना। सबके अंदर ये सब गुण नहीं होता है, बस इनके अंदर ये गुण था। इससे खुश होकर प्लस में प्रजा के दबाव के वजह से जहांगीर को क्या करना पड़ा, इन्हें रिहा करना पड़ा। कितने सालों के बाद, तो 12 सालों के बाद 1627 ईस्वी में। ठीक है, तो 1627 ईस्वी में जब रिहा करने लगा किसको, दुर्जन शाह को। ठीक है, दुर्जन शाह कौन थे, तो मधुकर शाह के बेटे थे और साथ ही साथ नागवंशी शासक थे। ठीक है, तो जब 1627 में इन्हें रिहा करने की बात आई तो जहांगीर ने कुछ डिमांड रख दिया, कुछ टर्म एंड कंडीशन रख दिए। उन्होंने कहा कि आपको हम रिहा कर रहे हैं, इसका कारण ये है कि आपके अंदर एक गुण है, साथ ही साथ ऐसे तो रिहा नहीं कर देंगे, तो 6000 रुपये प्रति वर्ष मालगुजारी के शर्तों पर, है ना। जहांगीर ने कहा कि आपको प्रत्येक वर्ष 6000 रुपया हमें देना होगा मालगुजारी के रूप में। उसके बाद उसको छोड़ दिया गया। हालांकि बाद में ये मालगुजारी एक साल में 1,61,000 तक वसूला गया था, समझ रहे ना। छोड़ा तो गया था 6000 के आधार पे, लेकिन बाद में ये बढ़ करके कितना हो गया था, 1,61,000 हो गया था। क्लियर, यहाँ तक इधर वाले में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखें। अब क्या हुआ कि जब उनको छोड़ दिया गया ना, तो छूटने के बाद वो आए और उनको ये एहसास हुआ कि नहीं, हम पे जो हमला हुआ ना उसमें कमी कहाँ था। ढूंढने लगा कमी को, हम क्यों हार गए, हमें क्यों बंदी बना दिया गया। तो उनको लगा कि नहीं, हमारा राजधानी जो है ना वो कम्प्लीटली प्रोटेक्टेड नहीं है, समझ रहे ना।
कंप्लीटली सुरक्षित नहीं है। तो आते ही उन्होंने राजधानी को खुखरा से बदल करके नवरत्नगढ़, इसका पूरा नाम है नवरत्नगढ़। हालांकि इतिहासों में आपको डोईसागढ़ भी मिलेगा, लेकिन इसका नाम रतनगढ़ है ना। तो यहाँ पे ले गए। पहले राजधानी कहाँ था? खुखरा। अब कहाँ ले गए? या तो डोईसागढ़ कहिए या फिर नवरत्नगढ़ कहिए। राजधानी को इन्होंने बदल दिया। क्लियर? राजधानी को बदलने के बाद अपनी सुरक्षा हेतु, अपने बचाव हेतु और अपनी शासन व्यवस्था के बचाव हेतु उन्होंने क्या किया? वहाँ एक किला का निर्माण कराया। समझ रहे ना? किला का निर्माण कराया ताकि कोई भी इनेमी आवे, कोई भी अगर राजा आए हम पे हमला करने के लिए, तो भाई किला जो है ना, इसको बहुत अच्छे ढंग से प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि वो सीधा हमला नहीं कर सकता है। क्लियर? अब हुआ क्या था कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 6,000 रुपया मालगुजारी प्रति वर्ष देने के टर्म एंड कंडीशन के साथ उनको रिहा किया गया था। क्लियर? लेकिन ये कर धीरे धीरे बढ़ करके 1,61,000 हो चुका था, है ना। तो राजा पर बढ़ते कर की मांग के कारण, मतलब जब राजा पे डिमांड बढ़ने लगा, मालगुजारी देने में वो असमर्थ होने लगे, तो उन्होंने क्या किया कि इस व्यवस्था में कर लागू कर दिया। किस व्यवस्था में? नागवंशी शासन व्यवस्था में लोगों के ऊपर अब वो क्या कर दिए? कर लागू कर दिए। अब इनका कोई शौक तो था नहीं भाई अपना, है ना। ये सब इन्होंने क्यों किया? तो मुगलों के दबाव में आकर के किया, क्योंकि मुगलों को राजा के द्वारा मालगुजारी देना पड़ता था, जो एक तरह का नियमित कर था, और इनके पास उतने पैसे होते नहीं थे। तो बीइंग अ राजा उन्होंने क्या किया? अपनी प्रजा के ऊपर क्या कर दिया? कर को लागू कर दिया, है ना। हालांकि कुछ नए कर का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है कि नागवंशी शासन व्यवस्था में कुछ नए कर लागू किए गए थे, उनमें से मतलब उसमें कुछ ऑप्शन दिया हुआ रहेगा और पूछेगा कि इनमें से कौन सा कर लागू किया गया था। तो दो ही नाम आपको याद रखना है, पंचाबही और हकीमी। ये दो कर जो है लागू किया गया था, पंचाबही और हकीमी, ये दो कर। ठीक है। साथ ही साथ एक और बदलाव किया गया। क्या किया गया मुगलों के द्वारा कि पढ़ा के प्रमुख जो मानकी हुआ करते थे ना, उसको भूयहर कहलाए। वो क्या कहलाए? भूयहर कहलाए। और भूयहर का काम क्या दिया इन्होंने कि मालगुजारी वसूलना। समझ रहे ना। तो जो पढ़ा के प्रमुख मानकी हुआ करते थे उसको किस में बदल दिया गया? भूयहर में बदल दिया गया। और भूयहर का काम क्या होता था? तो मालगुजारी वसूलना इनका काम था। ठीक है। और इस तरह से जो मुगल थे वो नागवंशी शासन व्यवस्था जो बहुत ही अच्छे ढंग से पिछले 1500-1600 सालों से चल रहा था, उसमें अब कुछ बदलाव ला दिया, है ना। राजा भी बदलाव लाने में मजबूर हो गए। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर था। अब इसके बाद क्या हुआ कि समय तो निकल ही रहा था, है ना। समय आ गया 1764 ईस्वी का। हालांकि अब अंग्रेजों का प्रभाव आप देखेंगे कि नागवंशी शासन व्यवस्था में अंग्रेजों का क्या प्रभाव रहा। तो दोस्तों अंग्रेज क्यों, आखिर कैसे हमारे छोटा नागपुर के क्षेत्र में आए और कैसे उन्हें दीवानी का अधिकार मिला, इसके बारे में समझिए। एक्चुअली हुआ क्या था, आपको भी पता होगा कि 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था, है ना। अब बक्सर का युद्ध किन के बीच में हुआ था? तो नागवंशी शासन व्यवस्था, नागवंशी राजा तो युद्ध लड़े ही नहीं कहीं। तो दोस्तों बक्सर का युद्ध अंग्रेजों और मुगलों के बीच में हुआ था, है ना, जहाँ पे मुगल पराजित हो गए। अब मुगल पराजित हो गए तो 1765 ईस्वी में एक संधि हुई। मुगलों को बैठा करके एक संधि कराया गया, है ना, जिसे इलाहाबाद की संधि कहा जाता है। तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। अब अंग्रेजों ने कहा भाई हम आपको हरा दिए हैं, तो एक काम कीजिए, अब संधि में जो हम मांगेंगे वो आपको देना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ से अंग्रेजों को एक फायदा हो गया कि 1765 में जब इलाहाबाद की संधि हुई थी ना, तो वहाँ पे दीवानी प्राप्त हुआ। किसको? अंग्रेजों को। अब दीवानी प्राप्त होने के बाद कोई निश्चित कर व्यवस्था तो लागू नहीं किया, है ना, लेकिन छोटा नागपुर के क्षेत्र को पटना काउंसिल की व्यवस्था जो फोर्ट विलियम्स के द्वारा देखा जा रहा था, उसके अधीन छोटा नागपुर के क्षेत्र को रख दिया गया। चीज़ों को बढ़िया से समझिए। देखिए 1764 में बक्सर का युद्ध, 1765 में इलाहाबाद की संधि अंग्रेजों और मुगलों के बीच में, समझ रहे ना।
अब जब 65 में संधि हुई तो वहाँ पे अंग्रेजों को दीवानी प्राप्त हुआ। अब दीवानी जैसे ही प्राप्त हुआ तो वो छोटा नागपुर के क्षेत्र पे किसी तरह का कोई एक नियमित कर तो नहीं लागू किया अंग्रेजों ने, हालांकि पहले जो भी थे वो मुगलों का कर था, मुगलों के द्वारा लिए जाने वाला कर था, लेकिन अंग्रेजों ने अभी कोई नियमित कर लागू नहीं किया। उन्होंने क्या किया कि हमारे छोटा नागपुर के क्षेत्र को पटना काउंसिल, जिसके जो फोर्ट विलियम के अधीन था, उसमें इनको इस क्षेत्र को डाल दिया, है ना। अब डाल दिया तो बाद में क्या हुआ कि इसको इसलिए डाला गया था ना कि फोर्ट विलियम्स छोटा नागपुर के क्षेत्र में रह रहे लोगों से अनियमित कर वसूल सके, लेकिन भाई फोर्ट विलियम्स जो है ना इसमें असफल हुए, और छोटा नागपुर के क्षेत्र के जितने भी लोग थे, खासतौर पे ये लोग जो थे नागवंशी शासन व्यवस्था के अंदर जितने भी लोग थे, है ना, ये कर देने से मना कर देने लगे। तो मजबूरन 1773 ईस्वी तक जब कोई कर नहीं मिला, कोई टैक्स नहीं मिला, तो एस.जी. व्हिटली को छोटा नागपुर का सिविल कलेक्टर बना दिया गया ताकि कर को वसूला जा सके। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 1765 में दीवानी का अधिकार मिला अंग्रेजों को। 1773 तक उन्होंने इंतजार किया कि भाई छोटा नागपुर के क्षेत्र से हमें कुछ टैक्स आ जाएगा, लेकिन नहीं आया। इसके लिए उन्होंने डिप्यूट भी किया था, पटना काउंसिल के अधीन छोटा नागपुर के क्षेत्र को रखा था, लेकिन जब नहीं हुआ तो नहीं होने के बाद 1773 ईस्वी में उन्होंने क्या किया, एस.जी. व्हिटली, है ना, नाम याद रखेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों उसको आप याद रखेंगे, कॉपी में नोट डाउन करेंगे, उससे आप क्वेश्चन करेंगे कि मतलब उससे आप कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन को कैसे तैयार किया जाए। ठीक है, मतलब उस लेवल का क्वेश्चन को आप नहीं होता है तो लेवल उठा करके देख लीजिए, जेपीएससी वगैरह का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उस लेवल का क्वेश्चन को आप तैयार करने की कोशिश कीजिए। और 2-3 चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जेपीएससी के एग्जाम में आप जाएंगे ना तो ऑप्शन के ऊपर ऑप्शन रहेगा। ठीक है, क्यों? इसका कारण होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट को उनको छांटना रहता है, समझ रहे ना। तो टाइम लैप्स करने के लिए ऑप्शन देगा 4 ऑप्शन, फिर उसमें कहेगा इसमें से 4 ऑप्शन दे देगा, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको फंसाने के लिए होते हैं। तो चीज़ों को बढ़िया ढंग से अगर आप नहीं पढ़ेंगे ना तो दोस्तों आप फंस जाएंगे और एग्जाम में आपका टाइम जो है बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा, क्वेश्चन को आप अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे और वो रिजल्ट आपका लेट होएगा। क्लियर? तो 1773 तक जब कर नहीं मिला तो एस.जी. व्हिटली को वहाँ का मतलब कहाँ का, छोटा नागपुर का पहला सिविल कलेक्टर बनाया गया। दोस्तों ये भी टैक्स को वसूलने में नाकामयाब रहा, है ना। और छोटा नागपुर के क्षेत्र के लोग टैक्स देना भी नहीं चाहते थे अंग्रेजों को, लेकिन अंग्रेज इतना में कहाँ रुकने वाले थे। उन्होंने अपना बुद्धि लगाया, अपने तरीकों को अपनाया और 1793 ईस्वी में नियमित कर वसूली के लिए, अब देखिए पहले तो वो अनियमित कर रखा था, लेकिन 1793 आते आते एक नियमित कर लागू कर दिया और इसके वसूली के लिए अस्थाई बंदोबस्त, है ना, का बहाना देकर, अस्थाई बंदोबस्त का हवाला देकर और जितने भी राजा थे इस व्यवस्था में, नागवंशी शासन व्यवस्था में, उनको जमींदार बना दिया। समझ रहे ना। अब भाई जमींदार बना दिया तो राजा, अब राजा ना रहे, वो क्या बन गए, जमींदार बन गए। और फिर इन जमींदारों से कर वसूलना शुरू कर दिया अंग्रेजों ने। ये कब किया था? 1793 ईस्वी में। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अस्थाई बंदोबस्ती झारखंड के क्षेत्रों में किनके द्वारा किया गया था? तो अंग्रेजों के द्वारा कब किया गया था? 1793 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, और इसके तहत जितने भी राजा थे उनको जमींदार बना दिया गया था। और दोस्तों इतना कुछ होने के बाद, जिस शासन व्यवस्था में ना तो 1 रुपया किसी को टैक्स देना पड़ता था, है ना, और ना ही आज तक एक विद्रोह हुआ था। हालांकि देखिए विद्रोह अगर होता तो इतना लंबा समय तो चलता नहीं है शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था। तो विद्रोह इसलिए नहीं हुआ कि लोगों को कोई तकलीफ नहीं था। राजा भी बहुत मतलब टैक्स वगैरह नहीं वसूलते थे, राजा भी अपने भाईचारे के नाते से शासन करते थे। लेकिन जब राजा को मजबूर किया जाने लगा तो राजा को इतना तोड़ दिया गया, राजा को इतना मजबूर कर दिया गया कि उनका राजा का टैग भी चला गया और उन्हें अब जमींदार बना दिया गया। ठीक है, और इस तरह से आप देखेंगे कि छोटा नागपुर का क्षेत्र जो है वो भी अंग्रेजों के अधीन हो गया, है ना। अब जब छोटा नागपुर का क्षेत्र अंग्रेजों का अधीन हो गया तो दोस्तों नागवंशी शासन व्यवस्था का भी अंत हो गया, है ना। अंग्रेज जब तक रहे तब तक छोटा नागपुर के क्षेत्र को लूटते रहे, है ना, और यहाँ पे तरह तरह के कर वसूलते रहे, यहाँ के लोगों को सताते रहे। और यही कारण है कि ये जो नागवंशी शासन व्यवस्था है इसका अंत हो गया। ठीक है,
तो ये था नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें जो है ना वो कहानी के तौर पे समझ में आया होगा, क्योंकि हमने इसको कहानी बना करके समझाया, ठीक है, चीज़ों को जोड़ करके समझाया। क्लियर? अगर फिर भी किसी तरह का कोई डाउट है दोस्तों तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप हमें सवाल पूछ सकते हैं। अगर कोई ऐसा पॉइंट्स छूट गया है और उसमें अगर किसी तरह का कोई डाउट है तो आप हमें सेंड कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने क्वेश्चन को सेंड कीजिए। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी सेंड कर सकते हैं। और दोस्तों मैंने आपको पहले क्लास में भी बताया है कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जितने भी टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्यूज वगैरह कराएंगे या प्रैक्टिस करवाएंगे वो दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप में ही कराया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों इसका हम प्रैक्टिस क्वेश्चन स्पेशली आपको कराएंगे, है ना। तो इन तमाम चीज़ों के लिए आपको जो भी सुविधाएं दी गई हैं उस सुविधाओं का आप लाभ उठाइए, उन चीज़ों से आप जुड़िए। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उससे जुड़ जाइए दोस्तों, ठीक है। बाकी किसी तरह का कोई डाउट रहे तो आप हमें कमेंट करके बताइए। तो मिलेंगे इसी तरह के इसके अगले टॉपिक के साथ, ठीक है। और जो भी चीज़ें होंगी उसको हम लोग अकॉर्डिंग टू सिलेबस ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करने का कोशिश करेंगे। क्लियर है? चलिए ठीक है। गुड लक एवरीवन।